मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको एक आपराधिक अपील 612/2016 यानी सीआरए 612/2016 निर्णय दिनांक 7/5/2025 से बहुत जल्दी अवगत कराऊंगा। अगर अब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को सेव करना है आपको। आप स्क्रॉल करके स्किप करके मत जाना, क्योंकि ये वीडियो आपको वो तमाम बारीकियों को बताएगा जो कि एक कानून के विद्यार्थियों को भी जानना जरूरी है, और ये वीडियो आम जनता के मन मस्तिष्क को भी गंभीरता के साथ प्रभावित करेगा। लेकिन अब आप ये जो बहुत सारी फाइलें देख रहे हैं, क्योंकि ये केस माननीय उच्च न्यायालय के जबलपुर के समक्ष चला 11 सालों तक। 2014 का मामला था, फैसला आया इसमें छिंदवाड़ा माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायालय से 20 जनवरी 2016 को। तो केस बहुत बड़ा है, तो मैं आपको कुछ चीज़ें पढ़कर भी बताऊंगा, और इसमें से कुछ डिटेल्स जो हैं वो आपको इन जो व्यक्ति के भाग्य का फैसला है वो क्या है, वो एक ये सस्पेंस है। मतलब ये चीज़ें जो है मैं आपको इन दस्तावेजों के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। इसमें डिफेंस क्या लिया गया वो बताने की कोशिश करूंगा। इसमें अभियोजन की कहानी आपको बताऊंगा, प्रोसिक्यूशन विटनेस के बारे में बताऊंगा, कुछ आवश्यक दस्तावेजों के बारे में बताऊंगा, और तमाम उन बारीकियों को बताने का प्रयास करूंगा जिससे अगर आप ये वीडियो में अंत तक बने रहते हैं, हालांकि ये एक बार में पूरा होने वाला वीडियो नहीं है, लगभग मुझे लगता है इसके 5 या 6 पार्ट्स बनाने की जरूरत होगी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा होता जाएगा। और स्वाभाविक तौर पर इस व्यक्ति ने अपने जीवन के 11 साल 3 माह सेंट्रल जेल में काटे हैं। अब सबसे पहले बहुत इधर उधर की बात ना करते हुए सीधी सी चीज बताता हूं कि किसी व्यक्ति का भाग्य जब वो किसी आपराधिक प्रकरण का सामना करता है तो बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। पहली चीज ये है कि उसके खिलाफ मामला क्या बना है, उसके बाद वो जो गवाह हैं वो किस हद तक अभियोजन की कहानी को सपोर्ट करते हैं, फिर अभियुक्त का अपना स्वयं के बचाव में क्या कहना होता है, और उसके बाद एक फैसला आता है। मैं जब माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष 7/5/2025 को गया था, तब इस अभियुक्त को, मतलब अभियुक्त अब अपीलार्थी हो गया था। अब यहां पर एक अंतर समझना पड़ेगा कि कौन सा व्यक्ति अभियुक्त होता है और कौन सा व्यक्ति अपीलार्थी होता है। तो मैं आपको बता दूं, जब किसी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और उसका प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है, तब तक हम उसको क्या कहते हैं, अभियुक्त कहते हैं। ना तो हम उसको दोष सिद्ध मानते हैं ना दोष मुक्त मानते हैं। तो जब तक कोई व्यक्ति जिसका प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष चल रहा है उसके संबंध में कोई फैसला नहीं आ जाता है, तब तक वो एक विचाराधीन अभियुक्त होता है। और जब उसके प्रकरण में कोई फैसला आ जाता है, अगर उसे मान लो दोष सिद्ध कर दिया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वह हो जाता है बंदी। तो अब मैंने आपको बताया कि अभियुक्त और बंदी के संबंध में अंतर, दोष सिद्ध और दोष मुक्ति के संबंध में अंतर। तो ये प्रारंभिक चीज थी जो हर एक अधिवक्ता को जानना जरूरी है। लेकिन अब इस प्रकरण के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम किसी केस को जानना चाहते हैं, उसकी अंतरात्मा को समझना चाहते हैं, तो हमको सबसे पहले जानना होता है अभियोजन का मामला। अब अभियोजन का मामला क्या होता है, वो अगर आप अपील में गए हैं तो उस संबंध में माननीय न्यायालय पैरा नंबर 2 या पैरा नंबर 3 में अभियोजन का मामला बताते हैं। तो मैं आपको अभियोजन का मामला पढ़कर बताता हूं। इसमें मैं आपको बिल्कुल मृतक के नाम और अभियुक्त के नाम से परिचित नहीं कराऊंगा। तो ये मामला ऐसा है कि अभियोजन का प्रकरण ऐसा है कि दिनांक 2/10/2014, ये याद रखिएगा डेट। कौन सी डेट याद रखेंगे? 2/10/2014 को मृतिका की मां ने परासिया की पुलिस चौकी रावणवाड़ा में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी 21 वर्षीय लड़की अभियुक्त के साथ रहने चली गई थी, लेकिन 30/4/2014 से वो बिना बताए कहीं चली गई। सोचती रही कि मजदूरी करने गई होगी। उसकी बहुत तलाश उसने की पर वो नहीं मिली। उस रिपोर्ट पर पुलिस ने गुमशुदगी एक कायम की और जांच प्रारंभ की। दिनांक 4/10/2014 को संदेही, मतलब ये जो वर्तमान समय का अपीलार्थी था, उस समय पुलिस के द्वारा संदेही था। इस संदेही को पुलिस ने अभिरक्षा में लिया और उसने बताया कि मृतिका के साथ उसके अवैध संबंध थे और वो उसको शादी करने के लिए बाध्य कर रही थी, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहता था। इस कारण उसने, अब ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ये डेट है 7/4/2014 को। तो अभियुक्त ने बताया पुलिस को, जब वो कस्टडी में था, कि दिनांक 7/4/2014 की रात्रि में उसने मृतिका पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाई, लेकिन जब वो नहीं मरी तो उसने उसके गले में रस्सी का फंदा लगाकर गला घोटकर उसकी हत्या कर दी, और उसे अपने भाई और मित्र की सहायता से अब उस जो मृतिका का शव है उसको उसने ईंट भट्टे के पास गड्ढा खोदकर दफना दिया। तो मैंने आपको 2 महत्वपूर्ण डेट बताई। कौन सी महत्वपूर्ण डेट बताई? 2/10/2014 को, जब वो लड़की मिसिंग हुई थी और उसकी जो गुमशुदगी के संबंध में सूचना मृतिका की मां ने थाने में दर्ज कराई। और उसके बाद जब पुलिस को
पुलिस ने संदेही को पकड़ा, तो इस संदेही को जब पकड़ा तो उसने बताया कि साहब मैंने 7/4/2014 को रात में ही उस लड़की का गला दबाया, मिट्टी का तेल डाला, उसको अपने दोस्त और मित्रों की सहायता से, अपने भाई और मित्र की सहायता से ईंट भट्टे में, घर के पीछे वाली ईंट भट्टे में उसने उसको गड्ढा खोदकर उसको दफना दिया। अब जब मैंने आपको ये प्रोसिक्यूशन स्टोरी बताई तो यहाँ पे 3 बातें सामने निकल कर आती है। पहली बात तो गुमशुदगी रिपोर्ट, नंबर दूसरी बात जांच, और नंबर तीसरी बात अभियुक्त के द्वारा दी गई जानकारी। तो अब अभियुक्त के द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको उसके बारे में समझना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा साक्ष्य अधिनियम की धारा 27। अभियुक्त में से प्राप्त जानकारी में से क्या साबित अभियोजन कर सकता है। तो अभियोजन का तो बहुत स्पष्ट मामला सामने आया, मतलब अभियोजन मतलब प्रोसिक्यूशन मतलब अभियुक्त के खिलाफ का वकील, जिसको हम अभियोजक कहते हैं। तो अभियोजक को क्या साबित करना था और पुलिस को क्या साबित करना था कि 7/4/2014 को ही जो ये संदेही था इसने इस लड़की को गला घोटा और जलाया और उसके बाद उसको गड्ढे खोदकर दफना दिया अपने मित्र और भाई की सहायता से। लेकिन अब जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। ये तो मैंने आपको प्रोसिक्यूशन स्टोरी से अवगत कराया। प्रोसिक्यूशन स्टोरी जब आपने समझी, अभियोजन का मामला जब आपने समझा, तब अब सामने बात निकल कर आती है कि अभियुक्त का जो कथन था, मतलब जो आप बहुत सारी जगहों पर देखते होंगे या आपने सुना होगा, तो उसको कहते हैं इकबालिया जुर्म कबूल करना। मतलब जुर्म कबूल करना, जुर्म मतलब अपराध, कबूल करना मतलब स्वीकार करना। तो कोई व्यक्ति अपना अपराध कब स्वीकार करेगा? पहली बात उसकी आवश्यकता होती है कि जब वो पुलिस अभिरक्षा में आ जाए और पुलिस अभिरक्षा में पुलिस उससे इस घटना के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त करे। तो इस व्यक्ति का जो अभियुक्त था, इसका हालांकि ये फाइल बहुत बड़ी है, तो इसका मेमोरेंडम लिया गया था 4/10/2014 को 11:10 पर। पुलिस थाने ने, मतलब पुलिस थाने के जो साहब होंगे, उन्होंने इसको अपनी कस्टडी में एक मेमोरेंडम दिया जिसमें इस व्यक्ति ने हस्ताक्षर किए और पुलिस अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किए। तो सामने निकलकर बात आती है कि इस व्यक्ति का मेमोरेंडम तो ये बताता है कि ये अपराध तो इसके द्वारा किया गया और उसके साथी भी इस अपराध में शामिल थे। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूं, लेकिन इसके पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। आपको मैंने बताया मेमोरेंडम अभियुक्त में से प्राप्त जानकारी में से क्या साबित होगी, और फिर मैंने आपको बताया कि ये व्यक्ति कस्टडी में था और इसने कस्टडी में पुलिस को जानकारी दी। अब आपके पास ये वीडियो है, आपको मैंने प्रोसिक्यूशन स्टोरी भी पढ़कर सुना दी, आपको मैंने अभियुक्त के मेमोरेंडम से भी अवगत करा दिया। अगर अब आप इस आदमी को बचाना चाहते हैं, इस मुलजिम को आपको बचाना चाहते हैं, और वो कहता है कि साहब मुझे तो जबरन इस केस में फंसा दिया गया, तो आप उसके बारे में क्या डिफेंस लेते हैं? इस बात को आपको बहुत अच्छे से सोचना है, और फिर हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपसे जल्दी रूबरू होते हैं।